हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे बैलेंस ऑफ पावर। लास्ट सेशन में हमने इसके डीमेरिट्स के एंड आज हम इस सेशन में करेंगे जो बैलेंस ऑफ पावर है इसकी क्या रेलेवेंस है इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। आज के टाइम में हम बैलेंस ऑफ पावर का यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, पीस है, इसको मेंटेन करने के पावर मैनेजमेंट के और भी बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। तो इस टाइम में जो बैलेंस ऑफ पावर है इसकी इम्पोर्टेंस डिक्लाइन कर गई है। तो आज हमें इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कंटेम्प्रेरी टाइम्स में इसकी क्या रेलेवेंस रह गई है। तो जो हमने लास्ट सेशन में डीमेरिट्स किए थे, डीमेरिट्स का क्या मीनिंग था कि जो बैलेंस ऑफ पावर है इसके अगर कुछ एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी हैं, इसके डीमेरिट्स भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। लेकिन जब हम रेलेवेंस की बात करते हैं, रेलेवेंस का मीनिंग क्या हुआ कि आज के टाइम में जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारी सिचुएशन है, न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर है, इसके अकॉर्डिंग फिट बैठता है या नहीं बैठता। अगर फिट बैठेगा तो जे रेलेवेंट होगा, अगर जे फिट नहीं बैठेगा तो रेलेवेंस कम हो जाएगी। तो आज के टाइम में इसकी पावर है, इसकी रेलेवेंस है, वो डिक्लाइन कर चुकी है। तो जे लॉन्ग क्वेश्चंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बैलेंस ऑफ पावर में क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या हम पूछते हैं, मेनली इसकी रेलेवेंस, क्योंकि आज के टाइम में जे रेलेवेंट नहीं रहा है। तो इसके बाद कौन सा ऑप्शन है वो स्टार्ट हुआ है, वो है कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो पहले हम रेलेवेंस करने से पहले हम इसकी हिस्टोरिकल इवैल्यूएशन करते हैं। मीनिंग बैलेंस ऑफ पावर है जे कब स्टार्ट होता है हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी में। तो सबसे पहले ओरिजिन एंड इवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। जो बैलेंस ऑफ पावर है वैसे तो ये कहा जाता है जब से सिटी स्टेट फॉर्म हुए हैं तब से बैलेंस ऑफ पावर है इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया है। लेकिन जब बैलेंस ऑफ पावर तब यूज़ होता था वो नेशनल लेवल पर ही होता था, लेकिन जो इंटरनेशनलाइज कब हुआ है, इन 17th सेंचुरी, जब 1648 में वेस्टफैलिया ट्रीटी होती है। इस ट्रीटी के साथ ही माना जाता है बैलेंस ऑफ पावर है इसका जन्म हुआ है। तो जब वेस्टफैलिया ट्रीटी हुई थी इसमें 30 इयर्स वॉर थी, इसको ख़त्म कर दिया गया। 8 इयर्स वॉर थी, इसको ख़त्म कर दिया गया। तो पीस को इस्टेब्लिश किया गया। तो पीस कहाँ पर, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इनमें पीस क्रिएट हुई थी। तो जो होली रोमन एम्पायर है इसके ऑक्यूपेशन के लिए जो भी वॉर चल रही थी इसको ख़त्म करके रोमन एम्पायर में पीस क्रिएट किया गया था। तो इसी से माना जाता है बैलेंस ऑफ पावर है इसका ओरिजिन होता है। तो इस तरह बैलेंस ऑफ पावर एग्जिस्टेंस में आती है। तो इंटरनेशनल लेवल पर बैलेंस ऑफ पावर को अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन इस टाइम में कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं, स्ट्रक्चर चेंज आता है जिससे जो बैलेंस ऑफ पावर है डिस्टेबलाइज हो जाती है। डिस्टेबलाइज कब होती है, जब फ्रांस है, फ्रांस बहुत ही पावरफुल कंट्री था और उसकी जो किंग थे लुई 14 वो बहुत ही पावरफुल और एम्बिशियस थे। वो दूसरी टेरिटरी है उसको ऑक्युपाई करना चाहते थे। तो वो थ्रेट देते हैं पूरे वर्ल्ड को कि मैं बैलेंस ऑफ पावर है इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जो अदर नेशंस हैं इनको ऑक्युपाई कर लूँगा। तो जो किंग लुई 14 ऑफ फ्रांस है ये क्या कर रहे हैं, थ्रेटन दे रहे हैं, थ्रेट देते हैं। तो इसके लिए बैलेंस ऑफ पावर को कैसे मेंटेन किया जाता है, तो बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए जो किंग लुई 14 हैं ही फेस सीरीज ऑफ वॉर बाय वेरियस कोलिजन। जो यूरोपियन कंट्रीज में अदर नेशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। वो क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं, कोलिजन बनाते हैं, जिससे वो किंग लुई 14 है इसके अगेंस्ट वॉर करते हैं। तो इस तरह किंग 14 है वो हार जाते हैं। तो बैलेंस ऑफ पावर है वो दोबारा से मेंटेन होती है बाय ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट। तो इस तरह यूट्रेक्ट ट्रीटी है इसके थ्रू बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किया जाता है। तो इस टाइम पीरियड तक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहती है। अगर कोई डिस्टेबलाइज है
वो करने की कोशिश करते हैं तो वो कर नहीं पाते, सीरीज ऑफ वॉर हो जाती है। लेकिन फिर भी एक हमारी हिस्ट्री में 1789 से लेकर 1814 तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में बैलेंस ऑफ पावर है जी डिस्टेबलाइज हो जाती है। तो पहले जो 1648 में स्टार्ट होती है, 1648 से लेकर 1789 तक का जो टाइम पीरियड है, इसको फर्स्ट गोल्डन पीरियड माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में कोई सीरियस वॉर नहीं होती है। इसमें बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किया गया, इसमें लिटरेचर है उसको भी राइट किया गया था। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही जो बैलेंस ऑफ पावर है वो डिस्टेबलाइज हो जाती है। तो इस तरह जब ये डिस्टेबलाइज होती है उस टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है, और आफ्टर दैट नेपोलियन बोनापार्टे आते हैं, उनके साथ सीरीज ऑफ वॉर होती है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस थे। इस तरह वो भी वॉर करते हैं, उनके साथ कोलिजन की वॉर होती है, 7 टाइम्स कोलिजन वॉर हो रही हैं। लेकिन पहले तो नेपोलियन बोनापार्टे हैं वो जीत जाते हैं, लेकिन 1815 में हारते हैं, और उसके बाद ही क्या होता है, जो दोबारा से बैलेंस ऑफ पावर है वो स्टेबलाइज होती है। तो इस तरह इसका ओरिजिन होता है और जो फर्स्ट गोल्डन पीरियड बन जाता है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ गोल्डन एज ऑफ बैलेंस ऑफ पावर जो 1815 से लेकर 1914 तक चलती है। 1815 जब नेपोलियन बोनापार्टे हैं इसको हरा दिया गया था, और उसके बाद 1914 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, इन बिटवीन जो ये टाइम पीरियड है इसको गोल्डन एज ऑफ बैलेंस ऑफ पावर माना जाता है। तो इसमें क्या था, तो 1815 में कांग्रेस ऑफ वीना होती हैं, जिसमें क्या किया जाता है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इसकी पावरफुल नेशंस हैं, ये बहुत ही रेमेडियल स्टेप्स उठाती हैं टू रिस्टोर द बैलेंस ऑफ पावर। वो चाहती हैं बैलेंस ऑफ पावर है वो दोबारा से मेंटेन हो। तो मल्टी स्टेट सिस्टम वहाँ भी चल रहा था। उस टाइम बहुत सारे स्टेट्स थे जो मल्टी पावर थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर थे, तो सुपर पावर कहा जाता था यूरोपियन कंट्री में, जैसे ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ग्रेट ब्रिटेन है, जी सभी बहुत ही पावरफुल नेशंस थे। तो इन पावरफुल नेशंस ने आपस में मिलकर बैलेंस ऑफ पावर है इसको दोबारा से स्टेबलाइज किया था। तो उसके बाद कॉन्क्रीट ऑफ यूरोप भी होती है। तो ये क्या थी, एक असेंबली थी जिसमें सुपर पावर्स आती हैं, वो भी क्या करती हैं, यूरोप की जो जियोपॉलिटिक्स है इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर हम यूरोप की हिस्ट्री देखते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा सीरीज ऑफ वॉर है। इतनी वॉर तो इंडिया में भी नहीं लड़ी गई थी जितनी वो यूरोप की हिस्ट्री में देखने को मिलती हैं। तो यूरोप में भी एक दूसरी कंट्री को ऑक्यूपाई करने के लिए बहुत ज़्यादा वॉर लड़ी हैं। तो वो चाहते थे कि जो हमारी जियोपॉलिटिक्स है इसको स्टेबलाइज किया जाए। तो इस तरह से क्या बन जाती है, एक गोल्डन पीरियड बन जाता है जिसमें कोई सीरियस वॉर नहीं होती। जो मेजर पॉलिटिकल चेंजेस हैं सिर्फ वो ही होते हैं। उसके साथ ही 1815 से लेकर 1914 तक बुरी तरह से शांति बनी रहती है। तो इस तरह जो हिस्टोरिकल इवैल्यूएशन है जो स्टार्ट होती है, फिर गोल्डन एज में पहुंचती है, और उसके बाद इसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कोई ऊपर जाता है तो उसका डाउनफॉल भी होता है। तो अब इसका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका डाउनफॉल कब होता है, जब फर्स्ट वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो हम करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। जो बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम है इसको कैसे ब्रेक डाउन किया गया। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एकदम से नहीं होती। तो इसके लिए जो 19th सेंचुरी का एंड होता है, मीन 1800 समथिंग, इस टाइम में सिचुएशन चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो सुपर पावर्स थी वो क्या कर रही थी, कॉलोनियल एक्सपेंशन कर रही थी। सभी कंट्रीज क्या करती थी, एक दूसरी कंट्री को, जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका है, इन कंट्रीज़ को कॉलोनी है, कॉलोनिज्म है, उसको इस्टेब्लिश कर रही थी। हमने तो भी यही पढ़ा है, हमारे इंडिया को कॉलोनी बनाया गया था। उस टाइम ग्रेट ब्रिटेन है उसकी जीत हुई थी, लेकिन इसके साथ जो पुर्तगाल है, डच है, फ्रांसीसी हैं, वो तो भी हमारी कंट्री में आए थे। तो उन्होंने भी हमको ऑक्यूपाई करने की कोशिश की थी। इस तरह कॉलोनियल एक्सपेंशन होती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पर हो जाता है। इस तरह इकोनॉमिक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, राइवल अलायंसेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जैसे फ्रांस एंड जर्मनी है जो परमानेंट
बहुत ही ज़बरदस्त राइवल अलायंसेस बन जाते हैं, जिस वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है। तो आपस में नेबरिंग कंट्री हैं वो क्या कर गए हैं, एक दूसरे के राइवल बन जाती हैं। तो इस टाइम में बैलेंस ऑफ पावर है, बैलेंस ऑफ पावर पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में पीस क्रिएट करने में पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं होता है। तो जिसका रिजल्ट क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 1 होती है। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या होता है, लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश की जाती है। अब लीग ऑफ नेशन ने ये देखा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो क्या है 5 साल चलती है। तो लीग ऑफ नेशन क्या कहती है, जो बैलेंस ऑफ पावर है अब जिस सही मीनिंग है कि इंटरनेशनल सिस्टम में हम इसको बैलेंस मेंटेन करें, तो वो कलेक्टिव सिक्योरिटी है, इसकी तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं। इस तरह इस टाइम में कलेक्टिव सिक्योरिटी का इंटरवॉर पीरियड में इसका मर्ज होता है। तो इंटरवॉर पीरियड होते हैं जिसमें दोबारा से जो ग्रुप्स हैं, अलायंसेस हैं, राइवल ग्रुप्स हैं वो बनते जाते हैं। और इसी टाइम पीरियड में हिटलर है उसकी डिक्टेटरशिप चल रही है, जर्मनी में नाजीइज्म चलता है, इटली में फैसिज्म चलता है। इस तरह टाइम पीरियड में जो पीस है वो क्रिएट नहीं हो पाती है और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 हो जाती है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद पोस्ट वॉर पीरियड को हम ये कहते हैं इसमें बैलेंस ऑफ पावर है, इसकी इम्पोर्टेंस टोटली चेंज होगी, क्योंकि इस टाइम में इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है वो टोटली चेंज हो जाता है। तो वो ऐसे कौन से कॉजेस हैं जिस वजह से बैलेंस ऑफ पावर है इसका डिक्लाइन होता है इन पोस्ट वॉर पीरियड। तो पोस्ट वॉर पीरियड में ही जो पोस्ट वॉर पीरियड जिसको हम कंटेम्प्रेरी टाइम्स कहते हैं, आज का टाइम कहते हैं, इसमें बैलेंस ऑफ पावर है इसकी जो रेलेवेंस है वो रेलेवेंस क्या हो जाती है, डिक्लाइन कर जाती है, कम हो जाती है। तो इसका फर्स्ट कॉज है एंट्री ऑफ न्यू फोर्सेस, जिसमें न्यू फोर्सेस क्या हैं, जैसे एजुकेशन का स्प्रेड होता है, कॉलोनिज्म है वो ख़त्म हो जाती है, इंपीरियलिज्म है वो ख़त्म हो जाता है। तो स्ट्रक्चरल चेंज आता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होनी स्टार्ट हो जाती है, लिबरलाइजेशन है लिबरलाइजेशन भी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह जो न्यू फोर्सेस हैं, न्यू फोर्सेस इंटरनेशनल सिस्टम में स्ट्रक्चरल चेंज लाती हैं, जिससे बैलेंस ऑफ पावर की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाती हैं। नंबर 2, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पावर्स, मीनिंग जो नेशन है तो ये मानते हैं नेशन की गिनती है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए अगर हम बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उससे पहले जो नंबर ऑफ सुपर पावर्स थी वो कितनी थी, 7 थी। जैसे हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, रशिया, इस तरह 7 कंट्रीज होती हैं। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी 7-8 कंट्रीज होती हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है उसके बाद क्या होती हैं, 2 सुपर पावर रह जाती हैं, एक है यूएसए और सेकंड है यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। इस तरह जो नंबर ऑफ पावर्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो बैलेंस ऑफ पावर के लिए मल्टी स्टेट कॉन्सेप्ट है वो चलता है, जिसमें सभी स्टेट्स क्या होंगी, पावरफुल होंगी। नंबर 3, एंड ऑफ यूरोपियन डोमिनेंस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अब क्या है, यूरोपियन डोमिनेंस खत्म होगी। पहले क्या थी, यूरोप था वो पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करता था, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इसमें क्या था, इसकी कॉलोनीज थी। तो अब कॉलोनीज पीरियड का ख़त्म हो गया तो इसकी पॉलिटिक्स सिर्फ यूरोप तक ही लिमिटेड रहेगी, पूरे वर्ल्ड को जो इम्पैक्ट नहीं कर रही थी बल्कि जो खुद उससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ बाईपोलर वर्ल्ड। अब बाईपोलर वर्ल्ड का आ जाता है, पहले क्या था, मल्टीपोलर। जैसे हम 7-8 पावर्स हैं, इन सुपर पावर्स की बात करते हैं, मल्टीपोलर सिस्टम। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है पोस्ट वॉर पीरियड में यूएसए एंड यूएसएसआर हो गया तो बाईपोलर हो गया। तो बाईपोलर वर्ल्ड की इमर्जेंस होने के साथ ही जो बैलेंस ऑफ पावर है वो ख़त्म हो जाती है। जब सोवियत यूनियन को लिक्विडेट हो जाता है उसके लिक्विडेट होते ही यूनिपोलर बन जाता है। आज के टाइम में क्या है, मल्टीपोलर दोबारा से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इससे जो बैलेंस ऑफ पावर है इसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है। नेक्स्ट इज चेंज इन साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब हमारा जो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वो भी चेंज हो चुका है। पहले क्या था, पॉलिटिकल रिलेशंस थे, अब जो हमारे रिलेशन है सोशल भी हैं, कल्चरल भी हैं। हम क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करते हैं, हम एजुकेशन है इसको स्प्रेड कर रहे हैं।
तो जो हमारे बैलेंस ऑफ पावर है, बैलेंस ऑफ पावर आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हो चुका है आज के टाइम में। जैसे जनरेशन चेंज होती है, जनरेशन चेंज होने से हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, रिफॉर्मेशन आती है। उसी तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसका हम स्ट्रगल फॉर पावर कहते थे, लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, इसीलिए साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है। नंबर 6, लैक ऑफ बैलेंसर। पहले क्या था? बैलेंसर था। बैलेंसर कौन था? जैसे पहले ग्रेट ब्रिटेन था, वो बैलेंसर की तरह काम करता था। जब बाइपोलर होते हैं तो 2 बन जाते हैं, उस टाइम कोई भी एक बैलेंसर नहीं बनता है। जब बैलेंसर ही नहीं होगा तो बैलेंस क्रिएट करेगा कौन? इसलिए इसकी रेलेवेंस खत्म हो गई। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन। जो न्यूक्लियर वेपन है इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा पड़ता है? तो पोस्ट वॉर पीरियड में क्या है, न्यूक्लियर वेपन से हम लड़ाई करते हैं। तो पहले जो क्लासिकल वॉर थी वो तो ख़त्म हो चुकी है, अब क्या है? न्यूक्लियर वॉर थी। पोस्ट वॉर पीरियड में भी न्यूक्लियर वेपन से अटैक किए गए थे, जिस वजह से हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को तबाह कर सकते हैं। ओवर किलिंग कैपेसिटी है। जो ओवर किलिंग कैपेसिटी क्या करती है? जो बैलेंस ऑफ पावर है इसकी इंपॉर्टेंस को डिग्रेड कर देती है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स। आज के टाइम में जो आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उसकी इंपॉर्टेंस सेकेंडरी रह चुकी है। पहले हम कहते थे हम अपनी आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं, जैसे कोल्ड वॉर पीरियड था, यूएसए कैपिटलिज्म के लिए, यूएसएसआर है वो सोशलिज्म के लिए लड़ रहे थे, तो आइडियोलॉजिकल वॉर थी। लेकिन आज के टाइम में जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा सेकेंडरी हो चुकी है। नेक्स्ट इज डिक्लाइन ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड एम्पीरियलिज्म। अब कॉलोनियलिज्म एंड एम्पीरियलिज्म है वो सिचुएशन तो रही नहीं है। तो जो कॉलोनियलिज्म था पूरे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका है, इसको तो कॉलोनी बना रखा था। अब कॉलोनीज हैं, कॉलोनी खत्म होगी तो न्यू स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होगी। तो जो न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं अब इनकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज होती जा रही है। जी नई मूवमेंट्स चला रही हैं, जी नॉन अलाइंड मूवमेंट चला रही हैं। तो इस तरह क्या होता है, इस सिचुएशन में जो बैलेंस ऑफ पावर है इसकी रेलेवेंस खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इज डिस्पैरिटीज इन द पावर ऑफ नेशन। जो पावर ऑफ नेशन है इसकी डिस्पैरिटीज हैं वो इंक्रीज कर गई हैं। अब हम सिर्फ जो नेशनल पावर के लिए टेक्नोलॉजिकल वॉर है इसके ऊपर रिलाई नहीं करते। मिलिट्री पावर है इसको ही हम नेशनल पावर नहीं कह रहे। हमारी पॉपुलेशन भी क्या है? नेशनल पावर है। हमारी ज्योग्राफी है ये भी नेशनल पावर है। इंटेलेक्चुअल लेवल है ये भी नेशनल पावर है। लीडरशिप है ये भी नेशनल पावर। बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुकी हैं। तो इस तरह आज के टाइम में इंपॉर्टेंस रिड्यूस हो चुकी है। नेक्स्ट इज एडवेंट ऑफ न्यू इंटरनेशनल एक्टर्स। न्यू इंटरनेशनल एक्टर्स का मीनिंग क्या है? आज के टाइम में हम क्या कर रहे हैं? इंटरनेशनल लॉस हैं इनको मान रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इनको मानते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो गई हैं जिसमें सबको फेथ है। तो इस तरह स्ट्रक्चर चेंज आ चुके हैं। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ही हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाते हैं। जैसे ह्यूमन राइट है, ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग ही हम अपने कंट्री में लोगों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चेंजेस तो आए हैं ना। तो ये चेंजेस क्या करते हैं? स्ट्रक्चर चेंज लाते हैं। नेक्स्ट इज डिक्लाइन ऑफ अलायंसेस। आज के टाइम में कोई अलायंसेस करना प्रेफर नहीं करता है। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं। हम किसी कंट्री के साथ मिलकर अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाना चाहते। तो जब अलायंसेस नहीं है तो बैलेंस ऑफ पावर कैसे रहेगा? तो ये कॉन्सेप्ट भी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट इज चेंज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। वॉर के कॉन्सेप्ट में टोटली चेंज हो चुका है। हम पहली तरह ट्रेडिशनल वॉर नहीं करते, हम टोटल वॉर करते हैं, न्यूक्लियर वेपन से वॉर करते हैं, जिससे हम पॉपुलेशन पूरी को तबाह कर सकते हैं। जितने भी अटैक होते हैं पॉपुलेशन आम कॉमन पर्सन को टारगेट किया जाता है। इस तरह स्ट्रक्चर चेंजेस में जो बैलेंस ऑफ पावर है इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है। आज के टाइम में बैलेंस ऑफ पावर है वो किस में चेंज हो चुका है? बैलेंस ऑफ टेरर में चेंज हो चुका है। तो आज के टाइम में हम बैलेंस ऑफ टेरर में रह रहे हैं, ना कि बैलेंस ऑफ पावर के साथ जी रहे हैं। तो इस तरह इसकी इंपॉर्टेंस है कम हो चुकी है। लेकिन अगर हम इसको कंक्लूड करें, हम ये नहीं कह सकते बैलेंस ऑफ पावर है पूरी तरह से आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हो चुका है। तो जो बैलेंस ऑफ पावर है इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ ना होकर जो रीजनल लेवल पर यूज़ हो रहा है, जो नेशंस में यूज़ हो रहा है, नेशन में हर एक कंट्री है वो अपनी स्टेट्स में बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। तो विद दिस हमारा बैलेंस ऑफ पावर है जो टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।